Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान सुहेल भवानी साहब हैं. He is a trauma recovery practitioner, an inner child worker and और क्या हैं सर आप? Shadow worker. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. So सिंपल तरीके से हमें थोड़ा सा समझाएं ये है क्या? शैडो वर्क का ताल्लुक आपके लाशऊर से, ठीक है. और जब हम लाशऊर की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहाँ आपकी हैबिट्स हैं, जहाँ आपको नहीं पता ये चीज़ें आपके अंदर हैं और बट दे आर देयर. और लाशऊर ऐसे बनता है ना जैसे कोई आदत बनती है, तो कोई चीज़ आप मुसलसल करते रहते हैं तो फिर वो आपका ज़ात का हिस्सा बन जाती है. और फिर एक वक्त आता है कि आप वो शऊरी तौर से निकल कर वो आपके लाशऊर में चली जाती है और एज इफ़ यू आर लिविंग देयर बट यू डोंट नो दैट थिंग इज़ देयर. Is it like जिस तरह मसल मेमोरी होती है, राइडिंग अ बाइक, जिस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है किसी लोगों को, so they must do something. एग्जैक्टली. तो जब ये शैडो वर्क की बात होती है तो ट्रॉमा की बात होती है. और ट्रॉमा इस तरह नॉर्मलाइज हो जाता है एज इफ के सब चीज़ ठीक है. बट लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे आपने स्किपिंग सीडी देखी है ना, कि वो जिस ज़माने में सीढ़ियाँ इस्तेमाल होती थी तो वो सॉन्ग चलते चलते स्क्रैच जहाँ होता था वो घूम के फिर वहीं आ जाता था. तो लाशऊर और ये ट्रॉमा इस तरह का काम करता है, अगर इसकी एनालॉजी लें. What sort of trauma? Is trauma supposed, मतलब जिस तरह जब हम trauma को सुनते हैं तो it seems like a very big and scary word. क्या what classifies as trauma? Trauma is not scary. I think ये आपने अच्छा सवाल किया. Trauma is basically distress without resolve. Trauma is basically distress on our body, mind, soul, emotional space, whatever you may want to call it. A distress which you don't find resolve of. You know, आपको नहीं मिल रहा. जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ मेरे क्लाइंट की, या अक्सर आप रिलेट कर सकेंगे कि 4 साल का हूँ मैं अपने क्लाइंट को हाइपोथेसाइज कर रहा हूँ. मैं 4 साल का हूँ, मैं अपने खिलौने से खेल रहा हूँ. मेरे अब्बा आए, मेरा खिलौना लेके मेरे भाई को दे दिया. अब ये जो खिलौना मेरी ज़ात से निकल कर मेरे भाई के पास गया, इसका मुझे एक सदमा लाहक हुआ. ये एक डिस्ट्रेस हुआ, मेरी चीज़ किसी और को चली गई. ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रेस है. अब मुझे नहीं पता कि मैं रिजॉल्व कैसे करूँ. मुझे अपने अब्बा से मोहब्बत है, मैं उनसे कह नहीं सकता कि खिलौना मुझे चाहिए. वो मुझे डांटेंगे या वो मुझे समझेंगे कि मैं उनकी फरमाबरदारी नहीं कर रहा हूँ. तो ये जो डिस्ट्रेस मेरे जहन पे आया, मुझे खिलौना भी चाहिए, तो मैं ये रिजॉल्व कैसे लाऊं. अब रिजॉल्व में भी ये हो कि खिलौना मुझे वापस मिले. रिजॉल्व में भी कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि वो वापस आएगा नहीं, या मुझे नया खिलौना मिले. तो ये अब ये तो हो गया ना, मैं 4 साल का हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल दैट हैपेंड टू ऑल ऑफ अस. आई हैव अ टॉय, माय फादर और माय मदर और समवन मुझसे ले लिया, किसी और को दे दिया, अब रिजॉल्व नहीं हुआ. हाउ डज दैट अफेक्ट मी 20 years later? Good question. Because then you might be suffering from self-worth. You might be suffering from powerlessness. Because something that has been taken away never comes back to me. That's how you will feel in your adult life. And it will run like a skipping CD that I was saying to you earlier. Because this is what the body carries. This get internalized in your system and get registered as trauma. And then you don't know how to find resolve with. और फिर इस तरह जैसे आपको ये फील होगा कि आप इस काबिल नहीं, you are not good enough, because that's why things are being taken away from you. You see, that's how it will manifest. क्या फॉर एग्जाम्पल वही सिचुएशन लेट से आपको हो और मुझे हो, could one be find it traumatic and the other just completely not find it traumatic? Is it subjective? No, there will be trauma, but your reaction will be a different one. अच्छा, you see, कैसे? क्योंकि what happens that when you get traumatized, you develop aspects of personalities. You know, this will be very controversial because people think that mind is one unit, but for me mind is not a unit which is one. You know, if I want to use an analogy, I would use analogy from music. Because people think that, oh, mind is a flute or a trumpet or a drum. No, mind is a symphony. You see, there are many instruments. And these are supposedly different aspects of your personality. So, for example, if my toy was taken away,
I may become a person who is very go-getter type of a person. Yeah, who will do anything, who may want to kill somebody in order to get that thing, grab that thing. I don't know, maybe I become violent. But certain personalities may become very numb, and they may want to go into a pattern called retroflexion, जहाँ वो अपने आप को self harm करें. You see, so इसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि the thing is adaptation, जो कि मुझे लगता है सेल्फ हेल्प में लोग यहाँ नहीं समझते. लोगों की बीमारियाँ या लोगों की जो नफ्सियाती इश्यूज हैं वो अडेप्टेशन टू दैट ट्रॉमा है. सो व्हाट वी आर डीलिंग विद इज द अडेप्टेशन ऑफ द सिचुएशन. सो हर कोई अडेप्ट करता है अलग तरीके से. एंड डू यू थिंक इट्स देयर natural sort of genetic personality types that cause the different types of adaptation? What causes different types of adaptation? It's like this is something which is unknown still, I feel. Okay. Because इसमें एक तो ये है कि इसमें कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर आप रिचर्ड शॉर्ट्स को पढ़ें जिसने इंटरनल फैमिली सिस्टम्स डेवलप किया, वो कहता है कि हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दे आर देयर, जस्ट दे आर देयर. उसमें ये होता है कि हर बंदे का एक यूनिक एसेंस बाहर आता है और वो उसको डिफरेंट तरीके से अडेप्ट करता है. So now let's look at it from a practical standpoint. Assuming कि someone has had, toy वाला example ही ले लेते हैं, nothing too extreme, some sort of a traumatic experience. I come to you, I have some work that I need to be done. What happens next? What I'll first do is to make you aware of the sensation that the very distress brings to you. लेकिन does everyone know, मतलब if it's subconscious and I'm not even aware of it, how will you pinpoint that location or that moment in time? I don't point anything. अच्छा. I will facilitate the person, or I facilitate the person to find that point within themselves. So for example, what I do is that अब अगर आप आते हैं किसी चीज़ के साथ कि भाई ये चीज़ टॉय मेरा ले लिया गया, तो मैं उनसे पहला ये सवाल पूछूंगा कि आपके बॉडी में किस तरह की सेंसेशन लेकर आता है. कोई मुझे कहेगा कि इट फील्स लाइक अ वॉइड इन माई चेस्ट, एज इफ देयर इज़ अ होल. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैं कहूँगा डिस्क्राइब के इसकी फर्दर क्वालिटी क्या है, तो वो कहेगा यार इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक होल. तो मैं कहूँगा अच्छा इसका टेक्सचर कैसा है, तो वो कहेंगे यार जिस तरह कोयले का होता है. अच्छा इसका कोई साउंड है, तो वो कहेगा यार बड़ा जैसे हम ब्रश करते हैं ना, वो साउंड. इस तरह टेस्ट, तो वो कहेगा यार शायद कड़वा सा है. रंग है तो ब्लैक है. यू सी, दिस इज हाउ आई हेल्प people to get familiarized with the aspect of themselves which is in distress. Just in a nutshell. And some people, I'm assuming, are जिनकी EQ higher होती है, they're able to pinpoint moments in time, they're able to understand the impact of certain childhood memories or even adulthood में कुछ हुआ उनके साथ, तो उनको एक sort of EQ लेवल होता है ना, जो आपको समझ आ रही होती है कि यार ये मैं कंपार्टमेंटलाइज कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ. फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो just not aware, they're not emotionally aware, they're not self aware, काफ़ी ज़्यादा होगा. ऐसे लोगों के लिए आप क्या करते हैं? जैसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी रेजिस्टेंस टू फीलिंग इमोशन क्या है. बिकॉज व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग इज दैट a person who doesn't want to feel, who doesn't want to go into this, because that's what happens. People say I want to heal, but they fucking don't, because they are resistant to that pain that they have felt for the first time. And who the hell would want to go there to dig up those buried aspects? And one could argue, or matlab, there is an argument to be made कि मैं अगर उधर तक जा रहा हूँ, what am I getting out of it? So if I asked you कि अच्छा यार हम जा रहे हैं down memory lane. But do you see, this is an aspect of personality. Right. I would say this is an adaptation to trauma. Right. So this is an adaptation to trauma. But then the question becomes कि when you get to those points, is it just a sort of
relaxation you get of, or a relief. So you get the first sense of relief and the confidence that there is no danger in going towards that pain that you are running away from. That the entire drug industry is so driven to avoid. You see, that's the major problem, because what I'm teaching or what I'm letting people experience is not very comfortable sometimes. When you say drug industry, क्या मतलब आपका? Means आप देखें कि आपका जो सारे drug industry है वो pain की avoidance पे है. They call it pain relief. Whatever medicine you take, sedative, ये वो जो भी है. So they are not helping you. Sometimes help, but most of the time what I've learned is they numb. Yes, they numb, and condition deteriorates of patients. Because I've been in public health, I've seen people. So I have some experience. It's not a generalization, but this is what happens most of the time. Because in my family, there are many cases, my sisters, for example. So I'm a personal witness to some certain impact of medicine. And is that how you're different to a psychologist or a psychotherapist? Yes. कि आप दवाइयाँ नहीं लिख के देते? No, I think psychotherapist भी दवाइयाँ नहीं लिख के देता. अच्छा. हाँ, और ना ही psychologist. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो अपनी डायग्नोसिस करेगा, अच्छा वो तमाम चीज़ें, क्योंकि हर किसी का एक अपना तरीका कार है. मेरा काम भी दवाइयों वाला नहीं है. मेरा काम ये है कि हाउ कैन आई टेक यू इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड the trauma that you went through for the first time, and so that you can sort of unpack it and overcome it. And in Pakistan in general, it's still taboo, right? There is changes being made, we're a lot better off than we were maybe 10 years ago, maybe 20 years ago even. लेकिन ये कभी भी taboo है. Psychologists are still referred to as shrinks. There are issues with फिर religious connotations आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं where people refuse to seek help. What are some of the societal issues or problems you think come out of something like that? मतलब हम पाकिस्तान में कोई मसले मसाइल हैं जो आपको लगता है यार because of a lack of healing, let's call it, a lack of therapy? I think this is pretty straightforward. अगर आपने एक लफ्ज़ सुना हो कोडिपेंडेंसी या नार्सिसिज्म, और कुछ ट्रॉमा कलेक्टिव भी होते हैं. Sorry, codependency और narcissism. They're different terms. दोनों मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं. और ये साइकोलॉजी सेल्फ हेल्प फील्ड में बहुत ही कॉमन वेल नोन है. Yeah, exactly. ठीक है. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे होती हैं, बल्कि ये कलेक्टिव लेवल पे भी आती हैं. तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ट्रॉमा सिर्फ पर्सनल नहीं होता, ये कलेक्टिव भी होता है. तो अगर आप देखें कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट्स काम करती हैं, it's very codependent way of relating to other governments. You see? So, क्योंकि codependency का मतलब ये है कि I don't know how should I meet my needs. Therefore, I take roundabout ways to meet my needs. Because I don't feel that I can do that. And in an environment, so consider this thing. It's a shark tank. And in this shark tank, there are many sharks. You have to learn how to survive. Bilkul. So you have to adapt to that condition. So that's how it impacts. If I'm a codependent child and I have a narcissistic father, means who is self-centered, very self-focused, then you are creating an entire nation, entire society, entire community like this. Because people will understand only two things. That there is a reward for something and there is a punishment for something. You are on your own. You need to do everything on your own. Nobody is taking your best interest as your best interest. You can't trust people, you see. This is the sort of negative impacts of being codependent. So I see in Pakistani governance, the lack of trust and everything, you can name it. It is because of this personal issue that gets expanded and manifested into this collective trauma. लेकिन आपको लगता है codependency इसलिए भी है because we have more of a family setup? I mean, what are the social issues that cause codependency, or is it just worldwide ऐसी होता है? Codependency is basically a style of relationship. Right. You relate to the other person because you don't know there are other ways to relate to. Right. You see? So it's just a part of your sort of personality.
एंड नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशंस होती हैं. हाउ मेनी, firstly, can you classify what exactly is a narcissist for us? I think instead of me, there are many better people who have classified it. But to me, what I've understood is that narcissism is a style of relationship again, which means that I know nobody is going to take my needs, wants, desires, and interest. Therefore, I'm the only one to make sure that I have all these things and within for me. Exactly. You know, जैसे अब मुझे नहीं पता है मुझे घर में खाना कौन देगा, तो मुझे समझ में आ गया है कि ठीक है मुझे अपना ही खुद करना है. ये नार्सिसिज्म डेवलप करता है, ये पर्सनैलिटी आस्पेक्ट. क्योंकि आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो आप कहेंगे ठीक है यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैंने खुद अपना ये काम करना है. मतलब आप बेसिकली थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो. हाँ, you are purely self-focused because you are convinced that others have no interest in you. And you have seen in the community, in the household, in the society, that every man is for himself. That's how you develop narcissism. And can you be a narcissist and a codependent? Can you be multiple kinds of layers of personality? So इसमें देखें कि ये आपने अच्छा सवाल किया कि basically a narcissist is an overt codependent. ठीक है. जो और कोडिपेंडेंट है वो एक किस्म का राउंड अबाउट वे में नार्सिसिस्ट है. दोनों ही अपनी पर्सनल नीड के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोनों की बुनियाद शेम पे होती है. ठीक है. सो आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. And is every human being sort of ashamed of themselves, or is it just codependents, narcissists? कोडिपेंडेंट्स और नार्सिसिस्ट के साथ ये एक कॉमन थीम चलता है. ठीक है. ठीक है. और हमारा माशरा, पाकिस्तानी माशरा, इंडियन या साउथ एशियन, ये स्पेशली इस स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है. और इसकी वजह? क्योंकि जिस तरह का माशरा हमारा है वो इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, इस चीज़ को अडेप्ट करता है, फिर इसी को ही आगे बढ़ाता है. क्योंकि ये रिश्ता है एक तरीके का ना. क्योंकि आप अगर इस रिश्ते की उसको समझेंगे कि कोडिपेंडेंसी इज़ नॉट अबाउट डिपेंडेंसी ऑन समवन, it's about your self concept. You see that I don't feel that I can meet my needs on my own. That's why I piggyback on someone else to meet my need, because I feel I'm not that capable. I don't deserve whatever my belief is. That's why core shame इसमें आ जाता है. नार्सिसिस्ट का भी core shame होता है. वो ये कहता है, वो भी यही समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ. Well, he has to prove himself. हाँ, तो अब वो उस स्ट्रगल में निकलता है. तो हमारा माशरा, क्योंकि देखें ना हमारे यहाँ क्या है, शेम किस तरह, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कि आप किस तरह लोगों को फ्रेगमेंट करते हैं. क्योंकि देखें ना, अगर मैं आपको शर्मिंदा ना करूँ जब तक आप मेरा काम नहीं करेंगे. मैं घर बना रहा हूँ, जब तक मैं मजदूर को शर्मिंदा नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल, वो मेरा काम नहीं करता. सो वी यूज शेम एज अ टूल to control people. And that's how sort of we do that. अगर तुमने मेरा काम ये नहीं किया बेटा, तो मैं आपको ये नहीं लेके दूंगा. You see? Carrot in the stick. Exactly. So ये जो स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप है, ये डेवलप करता है शेम आपके अंदर. And generally speaking, अगर एक इंसान मतलब let's say has this shame or whatever, what are the steps you take with them? Let's say they're a codependent, for example, and they have some sort of a trauma or whatever they have. आप फिर उनके साथ क्या जर्नी होती है? एक तो होगी ना डिस्कवरी ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद क्या होता है? उसमें ये होता है कि they need to understand the kind of pattern they are trapped in. अच्छा, सही है. अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं एम्पैथ्स जो होते हैं वो बड़े बहुत ही उनको कहा जाता है they are very gifted, etc. etc. Empaths are people who can empathize with other people. Yes, right? Yes. And वो इस स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. पीपल में से दैट नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि मेरा ये समझ, क्योंकि मेरा भी इसी तरह का चाइल्डहुड रहा है और मैं इससे गुजरा हूँ, तो हमें देखना होता है कि वो पैटर्न्स किस तरह के हैं जिसमें वो फंसा हुआ है. अब मिसाल के तौर पर देयर आर पीपल हु आर चेजर्स इन रिलेशनशिप.
वो चेस करते हैं। चेस मतलब? जैसे मिसाल के तौर पर अब ये अक्सर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत नज़र आता है कि अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ, देन द अदर पर्सन विल चेज, मतलब they need the other person to feel, you know. यस। अच्छा, सो ये एक तरीका कार है जहाँ कोडिपेंडेंसी अपने आप को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। सो आई डोंट गेट लव फ्रॉम दैट पर्सन, therefore I believe that I need to chase her or him because I don't feel I'm a good person. So you feel like you must chase them Yes. to feel better about yourself, क्योंकि जब वो आपके पास आएंगे तो फिर वो आपको एक फीलिंग देंगे of satisfaction Yes. or whatever that might Because I don't believe that there will be someone who can give me that thing. You see. So ये एक मिसाल थी कि आप if you are a chaser in relationship, then this is one thing you come across, and फिर आपको जैसे उस पूरे पैटर्न में ले जाते हैं सबकॉन्शियसली, और आपको पता चलेगा कि बाज़ औक़ात ये पैटर्न आप इसलिए डेवलप करते हैं क्योंकि मिसाल के तौर पर आप कोई फॉर एग्जांपल आपको खाने की ज़रूरत थी बचपन में, और आपको आपकी अम्मा ने या खुदा न खासला अननोइंगली वो खाना नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर वो एक चेजिंग वाली चीज़ डेवलप होती है। सो बाज़ औक़ात क्लाइंट्स को इस तरह की मेमोरीज रिकवर होती हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता कि वो उस तरह भी रहे हैं। And you walk me through a little bit, like paint the picture. Is it like a therapy session, one-on-one? You're just a client is in your office and it's a one-on-one session. You're just having a conversation. मुझे ऐसे पता है कि hypnosis भी लोग कराते हैं. मुझे पता है कि group sessions भी होते हैं. तो what is your style? मेरा जो है प्राइमरीली वन-ऑन-वन ही होता है, और मैं वर्चुअली करता हूँ। अच्छा। वन-ऑन-वन भी करता हूँ, मतलब फिजिकली इस्लामाबाद अगर पिंडी में लोग हों तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसमें बातें कम होती हैं, उसमें ज़्यादा एक्टिव विजुअलाइजेशन प्रोसेस में ले जाता हूँ मैं, जिसको आप कहें सबकॉन्शियस जर्नी वर्क। ठीक है। तो और उसका आगाज़ जैसे मैं आपको कह रहा था ना, सेंसेशन से होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अच्छा आप आंखें बंद करें और उस आखिरी दफ़ा आपको ये फीलिंग कब आई थी, तो आई आस्क दैट। और वो क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता, तो वो फ़ौरन से वो सेंसेशन आपकी बॉडी में जनरेट होती है। अगर आप अवेयर हैं अपनी इंटरनल वर्ल्ड से, तो आपको लगेगा कि हाँ अब आपके पैरों में टिंगलिंग हो रही है, या आपके कानों में बजिंग हो रही है, या हॉटनेस है आपके गर्दन के एरिया के अराउंड, या आपके शोल्डर जो है वो एक पर्टिकुलर वे में स्टिफ होना शुरू हो गए। यहाँ से फिर हम कहते हैं कि अच्छा अब इसकी और फर्दर क्वालिटी डिस्क्राइब करें, और फिर हम उसको जोड़ते हैं उस पर्टिकुलर इमोशन से जिसको क्लाइंट या बंदा जो है वो अवॉइड कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे वो कोप कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका जो रिजॉल्व है वो उसको फील करने में, जिस इमोशन से भागा जा रहा है, अगर वो उसको फील कर ले, then it loses power. Yes, वो एक डिस्चार्ज का अमल कहलाता है, या रिलीज आप करते हैं पहली मर्तबा जब उसको पूरी तरह फील कर लेते हैं। तो वो जब इमोशन तक पहुंचते हैं, then it also gives you this original memory when you were first traumatized and for the first time you weren't able to feel that emotion. तो वो fear हो या sadness हो या कोई भी इमोशन हो, सो वो इमोशनल लेयर आपकी मेमोरी से कनेक्टेड होती है। और फिर वहाँ उनको ये बताते हैं कि इमोशनल लेयर एक आस्पेक्ट है आपके ट्रॉमा का, क्योंकि ट्रॉमा जब होता है वो इसी तरह है जैसे एक ग्लास है, वो होल है, उसको आपने छोड़ दिया, वो किरची हुआ, आप समझ लें ये ट्रॉमा है, वो पीसेस हो गए। अब वो एक पीस आपकी ऑडिटरी आस्पेक्ट है आपके ट्रॉमा का, वहाँ सिर्फ आवाज़ें हैं। तो अगर आप जिनको हेलुसिनेशन या उस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको आवाज़ें आती हैं, सो वो ऑडिटरी आस्पेक्ट है ट्रॉमा का। फिर कुछ लोगों को विजुअल्स आते हैं, तो वो विजुअल आस्पेक्ट है ट्रॉमा का। कुछ लोगों को सिर्फ स्मेल आती है, जैसे अक्सर जो है आपने देखा होगा और लोग रिलेट कर सकेंगे कि जब भी मैं सैयद गनी के उससे गुजरता हूँ ना, वो जो एक खुशबू आती है मॉल्स में यहाँ वहाँ,
नथिंग अबाउट सईद गनी, बट वो जैसे ही वो लुबान की खुशबू मुझे आती है, आई गेट ट्रिगर्ड. बहुत से लोग ट्रिगर होते होंगे इस चीज़ से और वो सफोकेटेड फील करते होंगे. लाइक दिस इज़ वेयर ट्रॉमा रिजाइड्स. सो बाज़-औक़ात स्मेल से भी वो होता है. जैसे जब आपको ट्रॉमा हुआ और एक पर्टिकुलर स्मेल बहुत ज़्यादा हाइटन थी, यू रजिस्टर्ड दैट, यू रजिस्टर द साउंड. सो ये सारी मेमोरीज जो हैं वो किरची होती हैं. साउंड इज़ अ मेमोरी, स्मेल इज़ अ मेमोरी, यू सी. सो वी कलेक्ट दोज मेमोरीज और उसको हम इनर चाइल्ड कहते हैं. कैसा ये एक इनर चाइल्ड है, ये दूसरा इनर चाइल्ड है. अच्छा, दैट्स इनर चाइल्ड, यू सी. सो ये इस तरह का काम है कि आप एक से बढ़कर एक लेयर को आप लेकर आते हैं. जैसे मुझे अपनी मिसाल देने पसंद है, क्योंकि शुरू में मुझे लगा था मैं बड़ा सेंसिटिव चाइल्ड हूँ, ये वो फलाना ढिमाका. ठीक है. फिर मैं इस वर्क में आ गया और मुझे था कि हाँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई डू, विच इज़ वेरी नेचुरल टू मी. बट अब मैं अपने इस एस्पेक्ट की एक नई लेयर एक्सप्लोर कर रहा हूँ. वो ये है कि मेरा पूरा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है वॉज हाईजैक्ड because of my mom, because I've seen my mom the way which was painful. I've seen a lot of violence in my family, and so I used to sympathize with my mom. So violence of what sort? Means abuse in the household. Sorry to hear that. हाँ, कोई बात इसमें सॉरी, मिसाल एक देनी है. तो होता ये है कि you begin to relate with the person. And you, the abuser? Yes. And you tend to feel the way they feel. So I used to begin to feel like my mom. So अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि सारा मेरा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का है. So अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम क्या है एज अ मेल. बिकॉज व्हाट आई एम एक्सप्लोरिंग, अगर आप वो पढ़ें, एक किताब है आयरन जॉन, ये एक पूरी मिथ है, मिथोलॉजी अराउंड मैनहुड, मैस्कुलिनिटी. सो मेरा सफ़र अपनी मैस्कुलिनिटी को री ओन करने का है. व्हाट आई एम लर्निंग नाउ इज दैट आई हैवंट इवन टैप्ड इनटू माय ओन इमोशनल गाइडेंस सिस्टम. So is that because you weren't close to your father? Is that yes? Okay, understood. Because the way men relate to their feelings and the way women relate to their feelings, it's a stark difference. Are all men and all women always different in terms of that, or is it just a most men kind of situation? It is influenced culturally, but there is a difference. Such as, can you give me some examples? मिसाल के तौर पर, you know, let's take bravery. ठीक है. How men relate to bravery will be a different thing, and how women will relate to bravery will be a different thing. Okay. You see. और इसी तरह आप ले लें, जैसे करेज को ले लें. तो क्योंकि ये इसको आपको समझना होगा कि जो इमोशनल जैसे कहें मेकअप है ऑफ अ वुमेन एंड मैन, I feel they are entirely different. People may disagree with me because women are more inward and men are more outward. So if man wants to be courageous, it will translate into his actions more. You see? And if women will be more courageous, she will be more inwards and try to make sense of situation. And you know, जैसे कहें कि she will develop that space for pressure, so that वो pressure से deal कर सकें. And you get what I mean? Yeah. So just to sort of unpack it a little more, if men and women sort of react differently, is that also a genetic difference, or is it like a biological difference, or is it a psychological difference? Is it because, for example, could one argue that in like South Asia, because of social dynamics, unfortunately, कहीं यहाँ पे हमारे मसले मसाइल हैं certain औरतों के लिए, especially not all women are allowed to work, not all women are study, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है, लेकिन generally there is a male dominated society. जी. Is that the reason? And is that not the case in Europe and the US, or is it just biological that women and men have certain, जैसे हमने करेज की बात की, क्या एक ख़वातीन के लिए करेज और एक मर्द के लिए करेज पाकिस्तान में अलग है या दुनिया में अलग है?
अलग अलग, ये पूरी दुनिया में अलग है, पाकिस्तान में उसकी एक अलग फॉर्म है. अच्छा, ठीक है, ठीक है, होगी. लेट्स हम इसको इस तरह देखें. ठीक है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजिकली आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट जो कि जिससे लोग डिसएग्री करें, बट मेरे क्लाइंट वर्क से, क्योंकि मैं भी जेंडर स्टडीज़ मैस्कुलिनिटी ये पढ़ा के, और मतलब मेरा उससे भी शेप हुआ है उस किस्म के डिस्कोर्स से. बट व्हाट आई नाउ फील इज दैट विमेन्स बॉडीज आर फियर बेस्ड. Okay. They have to be, because the reason being that they give birth and they have a very protective orientation towards life. Because they have to protect their baby. Exactly. So biologically their makeup is fear based. I'm not saying there is something wrong with it, but since they are to protect a child, their entire emotional guidance system works that way. You see, And it is not a disadvantage. And for men, what is it? Just Men are more procreative. You see, men don't have that kind. Men want danger in their life, because if they are not being challenged, their masculinity is not flourished. Why do people go to? Why do most men get injured in gym? कितनी risky exercises करते हैं वो. और काफ़ी इंजरीज होती हैं. बहुत सारी ऑक्यूपेशनल इंजरीज में मर्द इन्वॉल्व हैं. अगर आप हैवी लेबर देखें, मर्द करते हैं. दे नो द रिस्क, डोंट दे? बट दे गो इनटू इट because yes, because there is a certain sense of danger in it, and men want that. And ये साइकोलॉजिकली है. पीपल वुड से नो हमें तो डेंजर नहीं चाहिए भाई, हमें तो सेफ चाहिए, हमारे उसमें कोई डाल दे पैसे, हमारी रिटायरमेंट कैसे होगी. बट दिस इज व्हाट सोसाइटी शेप्स अस. बट इनहेरेंटली इफ यू रीड आयरन जॉन, उसमें वो कहता है कि इन द सर्च ऑफ वाइल्ड मैन, यू नो, तो हर मर्द के अंदर एक वाइल्ड मैन होता है. And that makes sense. देखें, अगर आप historically देखें, generally भी देखें, men like fast cars, they like fighting sports, they generally do have an affinity towards danger. Iron John is about rediscovering masculinity. It's about reconnecting with your masculinity. अच्छा. Yeah, क्योंकि वो एक myth के जरिए बता रहा है, क्योंकि the Iron John is basically a reaction, because you know what happened in 60s 70s, this whole feminist movement. It has been, the patriarchy has been revisited by women most of the time. And it is the women's discourse we know. But what we don't know is there are men's movement in reaction to women's movement, because they thought that why the fuck we are so violent towards women. Because from this question, the entire men's movement came into being. And there are 3 strands of men's movement. One is mythopoetic, and there is another one जो कि थोड़े से प्योरिस्ट हैं, जो कि इसमें रिलीजियस टोन है. वो कहते हैं कोई फेमिनिज्म कुछ नहीं है, हमारा तो ये है, बस ये करना है, ये नहीं करना है, राइट एंड रॉन्ग. What is wrong with so you're saying that men lost a form of masculinity because women were empowered? No. फिर? No. ये कहना सही नहीं है. क्योंकि जिस किस्म की मैस्कुलिनिटी डोमिनेट कर, देखें ना, अगर आप जॉर्डन पीटरसन को सुने तो उनका बहुत ही उम्दा आर्ग्यूमेंट है, डिस्कशन है. आई थिंक उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मेरे ख्याल में, इतना पावरफुल है वो. मेरे ख्याल में एक सर्टन सेट ऑफ माइंडसेट ने डोमिनेट किया, जिसको फेमिनिज्म ने कहा कि ये पेट्रियार्की है. लेकिन पेट्रियार्की को औरतों की नज़र से देखा गया है, पेट्रियार्की को मर्दों की नज़र से भी देखना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आयरन जॉन दिखा रहा है. कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो फादरलेस सोसाइटी क्रिएट हुई, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते. सो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है एलेक्जेंडर, आई डोंट नो एम से क्या, ही रोट दिस बुक ऑन सोसाइटी विदाउट फादर्स. इट्स एन अमेजिंग बुक. सो इसमें आप देखते हैं कि जब वो बाप जो कि किसान थे या क्राफ्ट्समैन थे, माइनर्स थे, जिनके बेटे उनके साथ देख रहे थे कि उनके शब रोज़ क्या हैं, अचानक से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वो बाप जो हैं वो अपनी फैमिली से जुदा होकर ऑफिस वर्क में चले जाते हैं. अब वो ऑफिस में क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता. फादर इज़ एब्सेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड. अब वो जो मर्द हैं वो औरतें पैदा बड़े कर रही हैं, रेज कर रही हैं, जो कि फेमिनिस्ट आइडियल्स और इनसे
जुड़े हैं. सो वहाँ से जो सन्स हैं उनका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम इज बीइंग prepared by these women. And what's wrong with that? Like, what's happening? Nothing is wrong with that. But the wrong thing is they don't have this men apprenticeship, men mentoring, और जैसे कहें कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि पुरानी सोसाइटीज़ में होता ये था कि एक इनिशिएशन प्रोसेस होता था. Initiation, what in what way? मीन्स के आपका जो अगर आप चाइल्डहुड हैं तो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जब आप जाते हैं तो उसका एक ट्रांजिशन आता है ना, जहाँ आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी एक जैसे कहें कि प्यूबर्टी में आप दाखिल होते हैं. तो उसके लिए एक इनिशिएशन प्रोसेस होता था कि जहाँ भाई आप बच्चे थे, अब आप मर्द बन गए. तो उस इनिशिएशन प्रोसेस को पुराने ट्राइब्स में एल्डरली लीड करते थे. मर्दों को के लिए मर्द करते थे और औरतों के लिए औरत. वो प्रोसेस ख़त्म हो गया. वो प्रोसेस होता क्या था? उस प्रोसेस में ये होता था कि जैसे मिसाल के तौर पर एक अफ्रीकन ट्राइब का ले लें, तो उसमें वो बच्चे को ये बताते थे कि भाई ठीक है, अब तुम्हारी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होंगी, अब तुम्हारे आइडियल्स क्या होंगे, ठीक है, अब तुम्हें एक मर्द की तरह बिहेव कैसे करना है. तो बहुत सारे राइट्स होते थे, जैसे रिचुअल्स होते थे जिससे उसको गुजारते थे. अब बहुत सारी एग्जांपल आयरन जॉन में आपको मिल जाएंगी और बहुत सी इसमें किताबों में, कि उन रिचुअल से गुजर कर उसको ये एक्सपीरियंस होता था कि अब वो एक डिफरेंट माशरे का हिस्सा बन रहा है. उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अब अपनी माँ से जुड़ के अपने बाप और एल्डरली ऑफ द कम्युनिटी जिस तरह महसूस कर रही है उससे उसको रिकनेक्ट करना है. सो एक पूरा प्रोसेस होता था बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी. वो ब्रेक हुआ और जिसके नतीजे में पैट्रियार्की जन्म लेती है. जब वो चीज़ ब्रेक हो गई, वो एक सिस्टम ब्रेक हो गया, आई फील, मुझे उस पर बिलीव है. एंड जनरली स्पीकिंग, बिकॉज यूर involved in helping people's journeys to rediscover themselves, और आपने बड़ा अच्छा शेयर किया हमारे साथ कि आप अपनी रीडिस्कवरी जर्नी पे भी हैं साथ साथ. कभी कभार ये इज़ इट हार्ड टू बैलेंस द टू? मतलब लेट्स से कि आप देखें, मैं ये कभी कभार डॉक्टर्स होते हैं वो डिसिंथेसाइज हो जाते हैं. इट्स नॉर्मल. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं. उनसे एक जब पहली दफ़ा काम कर रहा था तो इज़ अ पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड डाइड, ही वाज वेरी सैड, शेकन अप. नाउ इज़ गॉट न्यूज़ टू इट. पिम्स में वो काम करता है, एक रेगुलर अनफॉर्चुनेट मतलब हॉस्पिटल में ये होता है और आप डिसेंथिसाइज हो जाते हैं. एज समवन हु वर्क्स स्पेसिफिकली टुवर्ड्स ट्रॉमा, either you get desensitized by it, which is, I don't know, you're affected by it and that might be affecting your own personal journey, because अगर आप constantly, मतलब ये वही वाली बात है ना कि मैं अपने आप को उस जोन में डाली जा रहा हूँ. जब आप किसी और को आंखें बंद करा के कहीं लेके जा रहे हैं तो आप भी तो कहीं जा रहे हैं ना साथ. तो can you maintain a professional without it impacting the personal? एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इम्पैक्ट ना हो रहा हो और आप इम्पैक्ट ना हो रहे हो. आप सबकॉन्शियस वर्क ना भी करें तब भी इम्पैक्ट, जैसे अभी भी आप मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको इम्पैक्ट कर रहा हूँ. बिल्कुल. कॉन्शियस अवेयरनेस में हम सिर्फ सवाल जवाब कर रहे हैं, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट आर इंटरेक्टिंग विद दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन. अब मिसाल के तौर पर कई चीज़ें हो सकती हैं. अब आपके सवाल मुझे बताएंगे कि मतलब वो इंटरेक्शन किस किस्म का है. ठीक है, तो इसका अगर पॉइंट पर आए तो इसका जवाब ये है कि अगर मैं अपनी जर्नी को लेके सीरियस नहीं हूँ, मैं अपनी आपको नहीं समझ रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं समझ सकता. ठीक है, क्योंकि जब मैं अपनी उन गहराइयों से गुजर कर आऊँगा तो मैं दूसरों को हौसला दे सकता हूँ. और ये एक बड़ा अहम इशू भी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में स्पेशली, कि पीपल थिंक दैट दोज हु आर इनटू सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी, हु आर प्रैक्टिशनर, दे आर ऑन द पेडेस्टल, दे हैव ऑल फिगर्ड इट आउट, बट नो, दे हैवंट. इट्स अ कंटीन्यूअस एंड नोबडी कैन बी. ठीक है, तो वो एक सभी जर्नी में और ये एक ह्यूमैनिटी की भी जर्नी है. ठीक है, कि
अब हर कोई जिसे कहना अगर सभी हील हो गए then there is no purpose in life to continue and expand your self awareness. Because जिसे कहना अगर कार्ल यूंग को पढ़ें तो वो कहता है कि उस जो एक पर्सनल एक्सपेंशन है और एक यूनिवर्सल एक्सपेंशन है कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, मतलब हमारा जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं उसका एक पूल है, समझ लें हर किसी का स्टफ़ जो है उस पूल में है और हम उससे शेप हो रहे हैं. मिसाल के तौर पर अब देखें फादरहुड की एक इमेज है, आज अलग है, 10 साल पहले अलग थी, 100 साल पहले अलग थी, 1000 साल पहले अलग थी. इवन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फादर, सन, मदर, यू नो, magician for example, या trickster, you see, these are some of the images that we carry. तो इसमें हो नहीं सकता कि हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें, but it is not something that you see as bad thing. But the point is that if you don't know the depth of your own realities, you can't take somebody else into that very thing because people don't feel comfortable about it. So you have to develop certain kind of competency, skill, and also the courage to be there for people. Because ऐसी सूरत में लोग they are very hopeless and they feel powerless. But if you create a hope in there, that end of the tunnel, there is space, there is a ray of light. Don't worry about this. This is a very important statement for a person who is going through that kind of a work. क्योंकि हम ये समझते हैं कि यार this is the end, this is the dark tunnel, it is never going to end, but there is hope. And just I have some friends who are therapists. We work with a couple of psychologists. They say they work 2-3 days a week on these things because after that it becomes bad for their mental, personal health. So मैं ये सोच रहा था कि एक तो do you limit the amount of hours you do this in a week? Yes. दूसरा, how do you, someone is having a mental breakdown at 2 a.m. on a Tuesday, can they reach out to you? Yes. अच्छा, so but इसका मतलब ये है कि first I need to have to meet them. So okay, इससे भी पहले कि मैं अपने दिन में 2 सेशन से ज़्यादा नहीं करता. अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो जब हम उस जाते हैं तो हम वैसे बन जाते हैं ऑलमोस्ट उनके तरह जो वो महसूस कर रहे हैं. सो वी नीड टू क्रिएट डिस्टेंस ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ भी जो पूरे दिन में वो गुजार सकें. ठीक है. और दूसरा ये है कि अगर कोई, क्योंकि देखें अक्सर लोग इमरजेंसी के टाइम पे इस चीज़ को अप्रोच करते हैं, वो सही टाइम नहीं है. गो के इस तरह की सर्विसेज हैं, बट आई थिंक मेरे अपने क्लाइंट्स मुझे किसी स्पेसिफिक टाइम पे करेंगे तो मैं उनको अटेंड करूंगा, लेकिन आई कैन नॉट अटेंड अ रैंडम पर्सन. ऑफ कोर्स नहीं, आई मीन लाइक योर रेगुलर क्लाइंट्स. हाँ, वो अगर मुझे कहेंगे कि यार इस तरह का सेटअप करेंगे, देन आई विल बी एबल टू हेल्प देम आउट. क्योंकि जब मैं किसी को अपने क्लाइंट में लेता हूँ, मतलब एज अ रिलेशनशिप, देन आई पुट एवरीथिंग इनटू इट. दैट्स माय एटीट्यूड. क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को एज अ रैंडमली मेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक डिस्कवरी कॉल करता हूँ लोगों के साथ. अच्छा, आधे घंटे की. अच्छा. So I see what happens in that discovery call? Discovery call is about knowing that person, and the person can know me and my method of work. Whether they agree or whether they feel that this is a work that resonates with them. I also see whether they are committed, because कुछ लोग आते हैं, बुक करते हैं और फिर नहीं आते हैं डिस्कवरी कॉल पे, फिर वो अप्रोच करते हैं, रीस्केड्यूल कर दें. I say no to them. No, I can't work with you because that's the first impression you have given to me. So I work with very few selected client. अभी तो मेरे साथ जो क्लाइंट है वो सारे बाहर के लोग हैं जो कि इस प्रोसेस को जानते हैं. पाकिस्तान में ये प्रोसेस नया है, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम चैनल के ज़रिए इसको थोड़ी चीज़ें. Do you have local clients or no? मेरे पास 8-10 क्लाइंट रहे हैं. अभी हाल ही में कोई पाकिस्तानी क्लाइंट मेरे पास नहीं है. अभी डिस्कवरी कॉल के लोग आते हैं मेरे पास, बट वो कुछ समझते हैं, कुछ लोगों को महंगा लगता है. और out of curiosity, what does the session cost? मेरे जो सेशन हैं वो स्टार्ट होते हैं, एक मेरी सर्विसेज जिसे कहते हैं प्रेजेंस कॉल. Okay. प्रेजेंस कॉल ये है कि आई ट्राई टू बी अनकंडीशनली प्रेजेंट विद देम. आई लिसन टू देम, आई मिरर बैक व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक. वो 40 मिनट का होता है, वो 5,000 से शुरू होता है. और मेरा जो एक सिंगल सेशन है, जो ट्रॉमा रिकवरी सेशन है, वो 90 मिनट्स का होता है. Okay. और वो 16,000 का है.
ठीक है. ठीक है. और फिर मेरे कोचिंग प्लान्स हैं. Do people get only single sessions? Can you recover from a trauma that quickly? नहीं, सिंगल सेशन से नहीं होता. हम्म. और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस की तरह होता है, क्योंकि हर ट्रॉमा की एक लेयर है जिसको आप एक करते जाते हैं. जैसे आपने एक महीना भर लिया, आपने उस पूरे ट्रॉमा को समझ लिया, आपने कहा ठीक है, आई फील कॉन्फिडेंट, आई नीड टू वर्क ऑन दिस. सो वो 1 महीने की कोचिंग ली फॉर एग्जाम्पल, फिर वो आते हैं 6 महीने बाद, क्या हमें आई एम डिस्कवरिंग अनदर लेयर ऑफ इट. सो इट्स अबाउट डेवलपिंग योर रिलेशनशिप विथ योर ट्रॉमा, a very compassionate relationship. So you don't see your trauma as an impediment into your life, but you see your trauma as a strength. You see? So मेरी जो empathetic qualities जो बनी, वो इसलिए बनी क्योंकि मुझे डर लगता था अपने घर में. अगर मैं अपने घरों में जाइंट्स को नहीं महसूस कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मुझे ये फिक्र होगी कि मुझे खाना कौन देगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा. सो आई हैव टू बी हाइपर अट्यून टू दोज जायंट्स इन माई हाउस होल्ड, एंड दैट्स माई ट्रॉमा, बिकॉज इट मीन्स दैट आई विल बी merged with anyone in this room and I'll become that person. You see, but in the hindsight, I don't have any identity of my own. That's codependency. But now I'm using this as a talent of mine. Using it as a skill. Now I can tune into you, for Yes. example, Yes. and bring a lot of information from your subconscious and understand, okay, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं हो सकता. So now I'm using it very consciously. To decode. Yes. Earlier I was very unconscious. मैं किसी के साथ नफसियाती तौर पे वैसा बन जाता था, और मुझे पता था उसकी ज़रूरत क्या है, उसको मैं उसी तरह ट्रीट कर रहा हूँ जैसे स्कूल्स में करते हैं ना, उस्तादों को खुश करने के लिए. तो अब जैसे मैं वो नहीं करता. आई नीड टू बी इन माई ओन जोन, इन माई ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट. नाउ आई यूज इट कॉन्शियसली. सो मैंने क्या किया, ट्रॉमा वही है, nothing has happened to my trauma. Healing is that I've discovered it, now I'm using it consciously for the larger good. ठीक है. So चलें, I'm not going to take too much more of your time. आपने हमें बड़ा time दिया, and thank you for that. I just have one final question. Yeah, sure. And since we touched on different eras, industrial revolution की वजह से बच्चों पे क्या impact, etc. One of the things we didn't discuss yet, and yeah, I guess could be its own podcast. लेकिन चलें, अभी के लिए we'll do just a question on it. What is your opinion on the impact of social media and our sort of concerns in personality, in psychological trauma? Because it's so new. The impact we're seeing now, मतलब we're learning on the go, right? ये चीज़ बनी मेरी ज़िंदगी में थी 2008, 9, 10 में it became larger. What are the impacts you think or you see in your patients in general from social media and its usage? I'm a user of social media. You see, I use my Instagram handle all the time. And with my experience, nobody has ever come to me saying कि यार मुझे सोशल मीडिया की वजह से कोई तकलीफ़ है, आप मुझे इस पर क्या हेल्प करेंगे. लेकिन इसमें जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे आई थिंक रीजंस आपको इम्पैक्ट वगैरह बहुत मिल जाएंगे, बट द थिंग दैट आई एम सीइंग इज़ दैट पीपल आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम देयर फिजिकल वर्ल्ड and they are residing more in their mental and imaginative work that they see on the screen. Because what's happening, people are designing their entire lives based off of what they want to be shown or the way they want to be seen on social media. Yes. And that's what worries me, because there will be a time, because I feel that, you know, everything is kind of consciousness. हर चीज़ का एक शऊर है, और हमारा बहुत सारा शऊर की जो एनर्जी है वो उस तरह जा रही है जो कि उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहने के लिए, लाइक मेटावर्स और ये वो चीज़ें. इसकी साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम इतने अंदर घुस जाएंगे एक दिन, मतलब 40 साल बाद या 50 साल, आई डोंट नो कब वो वक्त कब आए, हमें अपनी फिजिकल रियलिटी और उस रियलिटी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा. That's the kind of impact I'm seeing. Do you understand what I'm saying? I understand. Because I don't know whether this is real or not. You see? And मैं
छोटे बच्चों में ये ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ, मतलब they'd rather attend a fortnight concert than they would real one. They'd rather, मतलब मेरे nephews हैं छोटे, और वो मैं अब देखता हूँ ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल बड़े ही हुए ना इस पैरेलल वर्ल्ड में, उनको बाहर जाना नहीं है. वो कहते हैं आप मतलब मुझे फोर्स करो अपने दोस्तों से मिलने, दोस्तों को घर भेजो ताकि मैं प्लग इन करूँ. एग्जैक्टली. तो आप देखें कि ये एक मैनिफेस्टेशन है इस चीज़ की. अब क्योंकि हर चीज़ ग्रो करती है, जैसे कहते हैं ना, जहाँ आप अपनी शऊर डालेंगे वो चीज़ ग्रो करेगी. सो अब देखें जब वो ग्रो करेगी तो ये होगा कि फिर मुझे समझ नहीं आएगा मेरे दोस्त ये रियल हैं या वर्चुअल में हैं या क्या है, बिकॉज इट विल बी सो डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन. क्योंकि इससे फिर आपका जो सबसे बड़ा इशू जो आएगा वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आएगा. वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लाएगा आपके अंदर कि एक्चुअली हु यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, और बहुत सारे और सवाल. मेक सेंस. तो इस तरह के इश्यूज पर्सनली मैं ये देखता हूँ कि ज़ाहिर है और भी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोशल मीडिया के जो कि आपके स्टीम, इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल सेल्फ वर्थ के इश्यूज औरतों में, बॉडी इमेजेस, ये इश्यूज तो हैं विच आई थिंक आपकी ऑडियंस ये जानती है बिल्कुल. लेकिन ये कि इससे लार्जर इश्यूज ये वाला है कि जहाँ you don't know then who you are, and you shape yourself the way you want to be appeared on the screen or how people see you. So वो है ना कि what is real and what is unreal, वो lines blur fuzzy हो गए. line, because that's where the worry is. चलें, that's a slightly dark note, लेकिन चलें, इंशाल्लाह खैर होगी. We'll definitely discuss this in more detail next time we have you on the podcast. Sure. Thank you very much for being on the podcast. And yeah, thank you guys for watching. If you do like our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.